हेलो एंड वेलकम एडल्ट्स। सो क्लास 12 चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनैलिटी हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम अप्रोचेस टू लर्न पर्सनैलिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ अप्रोचेस पे बात की है। आज इस वीडियो में हम बेसिकली दो अप्रोचेस पर बात करने वाले हैं, एक 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी और दूसरा सिगमंड फ्रॉइड का साइकोडायनेमिक अप्रोच। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ध्यान से सुनना और नोट्स बनाते रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक, इंडिविजुअल वीडियोस के लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, जब हम 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ अप्रोच की बात करते हैं, पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने एक 5 फैक्टर थ्योरी स्टैब्लिश करी। 5 फैक्टर थ्योरी में 5 ऐसी चीजें बताई गई जिसके एनालिसिस से आप किसी की पर्सनैलिटी को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि अगर आपको किसी पर्सनैलिटी को समझना है या इस पूरे चैप्टर को समझना है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक से एक बंदे को, एक अपने किसी भी फ्रेंड को, अपने किसी फैमिली मेंबर को एसोसिएट कर लो कि यार ये वाले जितने ट्रेट्स दिख रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर इस बंदे में होते हैं। ठीक है, तो जब आपके एग्जाम से वो चीज़ आएगा आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा ये वाला था। राइट। 5 फैक्टर में हम 5 चीज़ों पर बात करेंगे। पहला, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब अगर आपने ऐसे लोगों को देखा है जो एक्सपीरियंस लेने के लिए, कुछ नया एक्सपीरियंस पाने के लिए तैयार रहते हैं, दे आर इमेजिनेटिव, दे आर क्यूरियस टू अंडरस्टैंड, दीज आर द पीपल जो आर ओपननेस टू एक्सपीरियंस है। अगर इसके अपोजिट कोई है जो बहुत रिजिड है, राइट, जिसको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नहीं लेने हैं, ही इज नॉट क्यूरियस, इमेजिनेटिव नहीं है, वो ऑपोजिट हो गया। ठीक है। दूसरा, एक्स्ट्रावर्जन। बहुत बार हम इस बारे में बात कर चुके हैं, एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन। एक्स्ट्रावर्जन वो जो दुनिया घूमना चाहता है, बाहर लोगों से मिलना चाहता है, सोशल होता है, राइट, बातें करने में बहुत माहिर होता है। इंट्रोवर्जन या इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो अपने आप में रहते हैं, एक सीमित एरिया में रहते हैं, एक जगह बैठकर काम करना चाहते हैं, इस तरीके के लोग। तीसरा, अग्रीबलनेस। ये उस तरीके के लोग होते हैं जो कोऑपरेटिव होते हैं, जो लोगों से घुल मिलकर रहना चाहते हैं, ये अग्रीबलनेस वाले होते हैं। इसके जस्ट अपोजिट जो होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने साथ ही रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं, किसी की मदद करना उतना पसंद नहीं करते। ये लोग ऑपोजिट टू एग्रीबलनेस होते हैं। चौथा, न्यूरोटिसिज्म। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि एक होते हैं इमोशनली स्टेबल लोग और एक होते हैं नॉन स्टेबल। जो इमोशनली स्टेबल नहीं है वो न्यूरोटिसिज्म की तरफ है, जो इमोशनली स्टेबल है वो इमोशनली स्टेबिलिटी की तरफ है। सो न्यूरोटिसिज्म इज ऑपोजिट टू इमोशनल स्टेबिलिटी। सो जो न्यूरोटिसिज्म वाले लोग होते हैं वो बहुत वरी करते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, थके हुए रहते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं, और जो इसके जस्ट अपोजिट होता है वो इमोशनली स्टेबल लोग होते हैं। ठीक है। जैसे आपका अगर कोई दोस्त होगा तो बहुत ही घबराया रहता है, यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो सारा न्यूरोटिसिज्म की तरफ है। और जो बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, चिल होते हैं, यार लाइफ एंजॉय करनी है, वो इसके ऑपोजिट होते हैं। फिफ्थ, कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस में वो लोग होते हैं जो अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, स्टेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्ड वर्क होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। ये सारे लोग कॉन्शियसनेस एफर्ट्स डालते हैं किसी चीज को पाने में। और इसके जस्ट ऑपोजिट्स जो होते हैं वो अनकॉन्शियस लोग होते हैं, जो अपने अनकॉन्शियस बिहेवियर से ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, हो जाएगा, दुनिया कर देगी, भगवान कुछ दे देगा। ये सारे लोग अनकॉन्शियस थॉट्स से गुजरते हैं या अनकॉन्शियस साइड से होते हैं। सो दीज आर द 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स या 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी पे ये बात हुई। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे, साइकोडायनेमिक अप्रोच। नाउ हम साइकोलॉजी में एक बंदे का नाम हमेशा सुनते हैं, विच इज सिगमंड फ्रॉइड, जिसने बहुत ज्यादा काम किया है। व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी, ठीक है, इनकी एक बेटी भी थी जिसने बाद में और ज्यादा काम किया, और बहुत सारे काम उसने भी किए। एना फ्रॉइड नाम था उनका। अब सिगमंड फ्रॉइड जो थे, इन्होंने अप्रोच एक बनाई, साइकोडायनेमिक अप्रोच, जिसके कुछ सेक्शंस है। ये सारे सेक्शंस भी हम समझेंगे और किस तरीके से पर्सनैलिटी को पढ़ा जाता है सिगमंड फ्रॉइड के साइकोडायनेमिक अप्रोच से। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया वो था लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो समझते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियसनेस हर वो चीज जो आपके थॉट प्रोसेस में है, आपकी समझ में है, चाहे आप उसे जानते हो या आप उसे नहीं जानते हो, वो कॉन्शियसनेस है। अब कॉन्शियसनेस के 3 अलग अलग सेक्शंस हैं, मान लेते हैं। सबसे पहला है कॉन्शियसनेस, दूसरा है प्री कॉन्शियसनेस और तीसरा है अनकॉन्शियसनेस। सो जो भी चीज हम समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस।
सो प्री कॉन्शियस क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो हमारे आसपास हो रही है और हम उसे जान सकते हैं अगर हम उसमें क्लोजली मॉनिटर करें तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में आपको टीचर पढ़ा रहा है और आपका ध्यान है कि यार आज शाम को दोस्तों के साथ घूमने जाना है। ठीक है, सो आपका कॉन्शियसनेस क्या कह रहा है? आपका कॉन्शियस बिहेवियर बोल रहा है कि यार शाम को घूमने जाना है, उसकी प्लानिंग करनी है। प्री कॉन्शियस जो आपके सामने हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, अगर आप उस पर अटेंड करोगे तो आपके कॉन्शियस बिहेवियर में आएगा। राइट, ये हो गया आपका प्री कॉन्शियस। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एज ए फीलिंग्स और डिजायर्स होते हैं जो आपके बैकएंड में रहते हैं, मतलब आपके दिमाग में कहीं पर है बट आप उसको अटेंड नहीं कर पा रहे हो। सो अनकॉन्शियस क्या होता है कि आपका जो ऐसी थॉट्स और फीलिंग्स जिसके बारे में आप अनअवेयर हो। डन। सो फ्रूड के हिसाब से जो अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस है उसे बाहर लाया जा सकता है, और उसका प्रोसेस क्या है? जब हम कॉन्शियसली उस चीजों के बारे में बात करते हैं, जिसे हम उसने साइकोडायनेमिक अप्रोच बोला। जब कॉन्शियसली आप किसी चीज के बारे में बात करते हो तब आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो काम करना चालू करता है और वहां से जो थॉट प्रोसेस है वो आप निकाल सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आपने कभी नोट किया है कि आप किसी को सलाह दे रहे हो या किसी से बात कर रहे हो एंड सडनली यू फील कि यार ये सोल्यूशन दिया मैंने इसको, ये चीज मेरे दिमाग में कहां से आई, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। या आप अगर राइटिंग के शौक रखते हो, आपने कभी कोई पोएम लिख दिया और उसमें कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस आपने डाल दिया कि यार ये चीज़ मैंने बोली है, यार ये तो बहुत शानदार चीज़ है, मतलब कितनी गहराई है इस बात में और मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे इस बारे में पता है। ठीक है, तो जब भी हम उन बातों के बारे में बात करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो हमारा अनकॉन्शियस डिजायर, अनकॉन्शियस फीलिंग्स वो बाहर आ जाती है। ठीक है, इस कारण से कई बार ये भी बोला जाता है कि जब आप लोगों से बात करते हो तो आपको उनकी थॉट प्रोसेस, उनका अवेयरनेस, उनकी बैकएंड में उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं, मिल जाती हैं। बाय मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंटरव्यूज में देखते हो, कुछ लोग होते हैं जो हॉस्टाइल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जेनरस होते हैं, कुछ लोग दिखाते कुछ है पर होते कुछ है, और जब एक इंटरव्यू चल रहा होता है उस इंटरव्यू में जिस तरीके से वो आंसर देते हैं वहां से समझ में आता है कि यार इसका असली थॉट प्रोसेस क्या है, इसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें दबी हुई हैं जो निकल कर आ रही हैं। ठीक है, इसलिए जो अच्छी अच्छी लाइंस होती हैं, जो लाइफ की बहुत गहरी मीनिंग्स निकाल कर देती हैं, वो हम और आप ऐसे प्लान करके नहीं बात कर सकते या निकाल सकते। जनरली मैं किसी को इंटरव्यू दे रहा हूँ या कुछ बात कर रहा हूँ या मैं वीडियो बना रहा हूँ और वो सडनली ऐसे पॉपअप हो जाता है जो मुझे लगता है कि यार ये चीज़ तो कभी मुझे पता ही नहीं था कि आई वाज अवेयर ऑफ इट, नेवर अवेयर ऑफ इट, है ना। ठीक है, तो ये साइकोडायनेमिक अप्रोच फ्रूड ने निकाला और उसने ये बोला कि आप अपने अनकॉन्शियस डिजायर्स को निकाल सकते हो विद दिस हेल्प ऑफ दिस अप्रोच। आफ्टर अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, दूसरी चीज जो उन्होंने दी वो दी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फ्रूड के हिसाब से पर्सनैलिटी के प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो हैं वो तीन चीजें हैं, इद, ईगो और सुपर ईगो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं कि ये तीनों चीजें हैं क्या। इद को अगर आपको याद रखना है तो प्लेजर प्रिंसिपल से याद रखो, मतलब आपके वो थॉट प्रोसेस या बिहेवियर जो सिर्फ प्लेजर सीकिंग है, मतलब प्लेजर चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है कि यार ये सही होगा या गलत होगा। ठीक है, दैट इज प्लेजर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लड़के को ये लगता है कि यार 4-5 गर्लफ्रेंड्स एक साथ होनी चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेजर, वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि वेदर इट इज मोरली राइट और नॉट, इट्स जस्ट फॉर प्लेजर। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा होता है जिसे भूख लगती है, उसे पता है कि मैं कुछ खाऊंगा तो मुझे भूख शांत होगी। ठीक है, तो उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वेदर ये सही है या गलत है, कुछ खाना है। इसलिए जनरली आप बच्चे अंगूठे चूसते हैं, बच्चे कुछ भी मिट्टी उठा के खा लेते हैं बिकॉज दे सीक प्लेजर आउट ऑफ इट। So id is that part of your personality or behavior which seeks pleasure at every condition. दूसरा, हम पहले बात करते हैं सुपर ईगो के बारे में। सुपर ईगो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये मोरल प्रिंसिपल है, मतलब कि जो भी चीज मैं करने जा रहा हूं क्या ये मॉरली करेक्ट है या नहीं है। सो प्लेजर मुझे सीख कर रहा है, मुझे ऐसी कोई चीज चाहिए जो मुझे प्लेजर दे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 गर्लफ्रेंड्स बनानी है। ठीक है, सो ये प्लेजर सीकिंग इद के हिसाब से ये सही है क्योंकि वो कॉन्शियसली उसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, वेयरएज सुपर ईगो इसमें ये बोलेगा कि यार क्या ये मॉरली करेक्ट है, एवरी मैन हैज टू बी अ वन वुमन मैन, ठीक है, विच इज मॉरली करेक्ट, और उसके साथ उसे पूरी लाइफ बितानी चाहिए, दैट इज सुपर ईगो बोलता है।
अब जो ईगो आ जाता है बीच में, इन दोनों के बीच में, इद और सुपर ईगो के बीच में जब ईगो आ जाता है, ईगो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, इट्स मोर लाइक अ रेफरी जो बोलता है कि नहीं, गलत नहीं होना चाहिए बट प्लेजर भी सीख करना चाहिए, मोरली भी करेक्ट हो चीजें और प्लेजर भी सीखो, दैट इज ईगो, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है जिससे आइसक्रीम खाने का शौक है, उसका इद बोलेगा कि यार बस जाओ और आइसक्रीम, वो दुकान है, दुकान से निकालो और खा लो। उसका ईगो बोलेगा कि यार पहले उससे पूछ लो कि भैया खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और उसका सुपर ईगो बोलेगा कि पहले अपनी मम्मी को बताओ, मम्मी जाके खरीदेगी और फिर खाएंगे। तो अगर आप सुपर ईगो के हिसाब से चलोगे, जो कि मॉरली करेक्ट डिसीजंस लेता है, तो आपको कभी भी फियर ऑफ लूजिंग नहीं आएगा, एंजाइटी क्रिएट नहीं होगी, मतलब आपने मॉरली सही काम किया। इद, ईगो, सुपर ईगो, डन। इसके बाद सिगमंड ने और स्टडी की और बोला कि जो इद होता है वो दो इंस्टिंक्ट्स पर चलता है, लाइफ इंस्टिंक्ट्स और डेथ इंस्टिंक्ट्स। लाइफ इंस्टिंक्ट्स वो होते हैं कि प्लेजर को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, कि यार इसको कैसे और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके और कैसे बढ़ाया जा सके, वहां पर इंस्टिंक्ट पुश करती है। वेयर एज डेथ इंस्टिंक्ट्स आर दोज इंस्टिंक्ट्स जो उसको पुल करती है कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ईगो के आसपास का जो काम होता है वो डेथ इंस्टिंक्ट्स पे आता है। ठीक है, इस फैक्टर को जो बोलते हैं ये लिबिडो भी बोलते हैं इनको। जो लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट का जो काम होता है, जो प्लेजर सीकिंग अप्रोच होता है, इसे लिबिडो भी कहा जाता है। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के बाद अब बात करते हैं हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पे। तो क्या होता है कि कई बार ये देखा गया है कि लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं, या कई बार ये देखा गया है कि जो मेरी रियलिटी है उसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं, और जब मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं तो मैं कुछ डिफेंस मैकेनिज्म लगा रहा हूं, राइट। सो ईगो क्या है? ईगो इज अ रियलिटी प्रिंसिपल कि जो सही में हो सकता है। इद है कि मैं गाड़ी 500 की स्पीड में चलाऊंगा, है ना। सुपर ईगो बोलता है कि यार 500 की स्पीड में नहीं चला सकते, मौत हो जाएगी, कम से कम 70, 60, 70, 80 की स्पीड में चलाना चाहिए। वेयर एज ईगो बोलता है कि यार हम 500 पे भी नहीं चलाएंगे, हम 60 पे भी नहीं चलाएंगे, हम 120 पर चलाएंगे, प्लस हम ऐसी रोड पर चलाएंगे जहां पे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो, रियलिटी प्रिंसिपल। बट कई बार हमारा ईगो जो है वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, किसी की डेथ हो गई, आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके पास खबर आई कि आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसकी डेथ हो गई अचानक से, उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और वहां पर आप एक ईगो मैकेनिज्म, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म लगा रहे हो। वैसे तो ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सारे हैं, बट आपके सिलेबस के हिसाब से टोटल 5 इसमें दिए हुए हैं। कौन कौन से? पहला, रिप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिप्रेशन का मतलब कि मैं अपने कई थॉट्स को रिप्रेस कर देता हूं। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग भी बोला जाता है, मतलब मैं जानबूझकर कुछ चीजों को भूल जाता हूं, दैट इज रिप्रेशन। ठीक है, कि यार मेरा ब्रेकअप हुआ, अब मुझे लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, और उस कारण से मैं अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकता, तो मैंने मोटिवेटेड होकर उस फीलिंग को भूलना चाह रहा हूं मैं, या भूल चुका हूं, दैट इज रिप्रेशन ऑफ योर थॉट्स, रिप्रेस करना। ठीक है। दूसरा, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब कि कई बार होता है ना, यार मैं खुद कोई गलती करता हूं बट मैं उसे दूसरों के ऊपर मर देता हूं, है ना, कि यार मैंने नहीं किया, उसने किया है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो खुद बहुत गुस्सैल होते हैं, बट जब दुनिया की बारी आती है तो बोलते हैं यार मैं गुस्सैल नहीं हूं, ये गुस्सा करता है, ये बहुत गुस्सा करता है, जबकि वो खुद गुस्सा कर रहा है। दैट इज प्रोजेक्शन, मतलब अपने ट्रेट्स खुद ना पहचान कर दूसरों के ऊपर डालना, दैट इज प्रोजेक्शन। मैंने क्या तरीका बताया था याद रखने का? अपने किसी दोस्त या रिलेटिव से एसोसिएट कर लेना। तीसरा, डिनायल। डिनायल का मतलब कि रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, डिनाई कर देने कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने किसी को खो दिया, यार ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रेकअप हो गया, यार वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे छोड़कर किसी और के पास चले जाए। ठीक है, किसी को कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई, किसी को मान लो कैंसर हो गया, वो डिनाइल स्टेज पे, यार मुझे नहीं हो सकता है, यार दुनिया को हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता। ठीक है, कोई अगर मार्टियर है, कोई शहीद हो गया, उसके घर वाले ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। किसी का एक्सीडेंट हो गया, सडनली गायब हो गया, या सडनली उसका डेथ हो गई, उसकी फैमिली जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही, डिनाई कर रही है, रियलिटी को डिनाई करना इज डिनायल स्टेज। फोर्थ, रिएक्शन फॉर्मेशन।
मतलब कि अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपाकर दूसरे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना इज रिएक्शन फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर ऐसा है जो होमोसेक्सुअल है, बट बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, इस कारण से वो अपनी सेक्सुअलिटी को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, वो एक अलग रिएक्शन को फॉर्म कर दे रहा है, उस ईगो को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिएक्शन फॉर्मेशन। एंड फिफ्थ इज रैशनलाइजेशन, मतलब कि अगले को पता है कि उसने कुछ गलत किया है या ऐसी कोई रियलिटी है जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, और उसके अगेंस्ट में वो रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, वो सही बताने की कोशिश कर रहा है, वो ये बता रहा है कि यार मैंने जो किया ना वो सही किया, उस समय में मुझे यही करना चाहिए था, राइट। तो वो क्या कर रहा है, वो उस ईगो को या उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वो रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने जो किया वो सही किया। होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को अपने घर में, आप प्राइम एग्जांपल आपकी मम्मी हो सकती हैं, ठीक है, आपको किसी चीज़ के लिए उन्होंने मना कर दिया, अब आपको पता है कई बार करियर डिसीजंस में रैशनलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है पेरेंट्स की तरफ से। आपको बोला कि यार मैथमेटिक्स ले लो, पीसीएम ले लो, आपने बोला कि नहीं, मैं पीसीएम नहीं ले पाऊंगा मैं, अब वो रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं पीसीएम में ये होता है वो होता है, आपको सारे ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 2 साल बाद 4 साल बाद आप उस चीज़ में आपने मान लो पीसीबी ले लिया उनके कहने पर, और आप नीट क्लियर नहीं कर पाए, उन्होंने आपको कोटा भेज दिया, कोटा जाने के बाद भी आपका वो क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद यही लोग पलट जाएंगे और दे विल स्टार्ट रैशनलाइजिंग कि यार तुम्हारे लिए तो सब कुछ किया हमने, तुमको अच्छे से अच्छा ट्यूशन पढ़ाया, अच्छे से अच्छी कोचिंग पढ़ाई, उसके बावजूद तुम नीट क्लियर नहीं कर पाए। तो वो रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे अपनी गलतियों को। दैट प्रोसेस इज रैशनलाइजेशन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। आई होप कि आप लोग ये चीज नहीं बोलने वाले हो। और इस डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनअवेयर ऑफ कि वो अपने ईगो को डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, गलती कर गए हैं बट उसके बावजूद उसको डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर अनअवेयर ऑफ इट, उनको पता ही नहीं है कि उनसे गलती हुई है और उसको डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे समय पर एज अ साइकोलॉजिस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड वी नीड टू टेल देम कि ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म पे जा रहे हो, ठीक है। यार मैंने ये गलती नहीं की, हमें पता है आपने गलती नहीं की, ठीक है, बट क्या आप इसको इस तरीके से कर सकते थे? क्या आपको क्या लगता है कि आप अगर किसी दूसरे तरीके से करते तो वो क्या होता है जो ज्यादा सही रिजल्ट दे सकता था? ये चीजें साइकोलॉजिस्ट करते हैं, तो उनको सही तरीके बताते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें हमने समझी साइकोडायनेमिक अप्रोच के अंदर। अब हम समझते हैं लाइफ स्टेजेस या स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी। सो जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं हम दोस्तों, सो स्टेजेस होते हैं, और ये 5 स्टेज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी सिगमंड फ्रॉइड ने ही दिया है। 5 स्टेज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी याद रखना। इसे याद रखने का और प्रोसेस का तरीका अगर आप समझ लोगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। इसके प्रोसेस में कई बार एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले एक सबसे छोटा बच्चा जो इन्फेंट है, जो 0 से लेकर 1 साल के बीच का है, और ये पूरी की पूरी ना प्लेजर सीकिंग के हिसाब से हम बात करेंगे कि प्लेजर किस तरीके से सीख करता है। अब एक स्टेजेस ऑफ प्लेजर सीकिंग या ईगो की स्टेजेस क्या होती है। सबसे पहला छोटा बच्चा होता है। छोटे बच्चे को प्लेजर किस चीज में मिलेगा? जो इन्फेंट है, भूख लगी, दूध पी लिया, भूख शांत हो गई, यार यही प्लेजर है, जीवन यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज ओरल स्टेज। क्यों? क्योंकि ओरली उसे प्लेजर मिल रहा है, कुछ खा रहा है, दूध पी रहा है, जो भी पी रहा है उससे उसकी भूख शांत हो रही है, उसके लिए वो प्लेजर है। दैट नोन एज ओरल स्टेज। सेकंड आता है एनल स्टेज। एनल स्टेज मतलब जब बच्चा छोटे से थोड़ा सा बड़ा होता है तो आप या पेरेंट उसे समझाने लगते हैं कि बेटा बिस्तर पे सूसू नहीं करते हैं, बाथरूम में जाकर करते हैं, या पॉटी नहीं करते हैं। तो अब इस सिचुएशन में वो खुद सीखने लगता है। उसे लगता है कि जब उसे प्रेशर आ रहा है तो वो खुद बताएगा आपको कि नहीं मुझे बाथरूम में जाना है या बाहर जाना है बाथरूम करने। ये अब क्या होता है, उसके जेनिटल्स पे चला जाता है और उसे एनल प्लेजर आने लगता है। वो पेट के साथ खेलना, वो सारी चीज़ें जो है वो एनल स्टेज पे आ जाती हैं, प्लेजर सीकिंग पे, उसमें मज़ा आने लगता है। तीसरा स्टेज जिसे हम बोलते हैं फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज में क्या होता है कि जब बच्चा 4 से 5 साल का होता है तो उसे ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करने लगता है। अब उसके लिए ऑपोजिट जेंडर कौन है? अगर लड़का है तो उसकी मदर जो है वो ऑपोजिट जेंडर है, इररेस्पेक्टिव की मोरली क्या स्टेबिलिटी है उसमें,
उसके लिए ऑपोजिट जेंडर जो है वो मदर है, लड़कियों के लिए ऑपोजिट जेंडर जो है वो फादर है। ठीक है, अब लड़के जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि यार मम्मी पापा साथ में कैसे हैं, मुझे मम्मी के साथ रहना है, मेरी मम्मी है। ठीक है, लड़कियां जो होती हैं वो फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो वो पापा की परी बन जाती हैं। ठीक है, तो इस स्टेज में जो 4 से 5 साल का स्टेज होता है, उस स्टेज में फेलिक स्टेज बोला जाता है उसको, और ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती है, जैसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्सिटी। सो ऑडिपस जो है वो ग्रीक किंग था, उसने क्या किया, उससे उसकी मदर से प्यार हुआ और वो स्टेज में रह गया, मतलब उससे आगे नहीं बढ़ पाया। तो उसने क्या किया, अपने फादर को मर्डर किया और अपनी मदर से शादी कर ली, इसलिए उससे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि तो बच्चे क्या करते हैं, जो लड़के होते हैं वो अपनी मदर के प्रति एक प्यार ज़्यादा दिखाने लगते हैं। फादर और मदर को चिपकता हुआ नहीं देख सकते, उनको दूर भगाते हैं कि मेरी मम्मी है, हट जाओ। सेम गोज विद डॉटर्स ऑल्सो। सो डॉटर्स में अगर इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी आती है फादर्स के प्रति, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रा नाम की लड़की थी, उसने अपने ब्रदर को बोलकर अपनी मदर को मरवा दिया था ताकि वो अपने फादर के साथ रह सके। सो इसे हमने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोला। ठीक है, ये हुआ फेलिक स्टेज, ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होना इररेस्पेक्टिव ऑफ द मोरालिटी इन बिटवीन। चौथा स्टेज है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में बच्चा 7 साल से लेकर 13 साल के बीच में रहता है, फिजिकली ग्रो करता है, सेक्सुअली ग्रो करता है, बट सेक्सुअली उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता उसका। सोशली ग्रो करता है, सोसाइटी में जाता है, लोगों से मिलता है, दोस्त बनाता है, खेलने बाहर जाता है। 7 साल से 13 साल का बच्चा। ठीक है, ये हुआ लेटेंसी स्टेज। और लास्ट आता है जेनिटल स्टेज। इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो मैच्योर होना चालू कर देता है। ठीक है, मैच्योरिटी समझ में आती है। ऑपोजिट जेंडर की तरफ जो अट्रैक्शन जो आपका फेलिक स्टेज में आया था, वहां पर मोरालिटी आ जाती है बीच में कि यार ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट तो होना है, बट इसकी तरफ होना है, इसके लिए नहीं होना है, बड़ों के साथ नहीं होना है, छोटों के साथ नहीं होना है, अपनी एज में होना है। ये सारी चीज़ जो है वो बीच में आ जाती है। कई बार फेलिक स्टेज अगर टिका रह जाता है तो लड़का और फादर के बीच में जो तनातनी होती है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो कई बार इसलिए होती है कि वो फेलिक स्टेज में बच्चा रुका रह जाता है, बाहर नहीं आ पाता उससे। बट अगर वो बाहर आ गया और वो जेनिटल स्टेज में अगर बाहर आ गया तो फादर और सन के बीच में भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हो जाते हैं। अब ये कॉन्शियसली भी होता है, कई बार अनकॉन्शियसली भी होता है। ठीक है, ये हुआ जेनिटल स्टेज। तो ये तो हुई बात सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल अप्रोच के बारे में। इसके बाद सिगमंड फ्रॉइड के साथ कुछ लोगों ने जो काम किया था, उन्होंने इस अप्रोच को और आगे स्टडी किया। कुछ लोग जो बाद में आए उन्होंने ज़्यादा और स्टडी की और नए अप्रोचेस लेकर आए टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी, जिसे हमने पोस्ट फ्रॉइड अप्रोच या फिर नियो एनालिटिक अप्रोच के नाम से जाना। तो इसमें जो सबसे पहले अप्रोच पे हम बात करेंगे वो है कार्ल यंग की एम्स एंड एस्पिरेशंस अप्रोच। सो कार्ल यंग ने बोला कि सिगमंड फ्रॉइड ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं या जितनी भी स्टडी की है या जितने भी पर्सनैलिटी को समझने के तरीके निकाले, इट वॉज बेस्ड मोर ऑन सेक्स एंड अग्रेशन, वेयर हैज इंडिविजुअल्स के एम एंड एस्पिरेशन से भी उसकी पर्सनैलिटी को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस पूरे अप्रोच को कार्ल यंग ने एनालिटिकल साइकोलॉजी का नाम दिया। सो इसमें उन्होंने बोला कि रादर देन वी अंडरस्टैंड कि हमारे और सोसाइटी के बीच में जो चीज़ होती है उससे पर्सनैलिटी को पढ़ने की जगह पर हम खुद के कंपीटिंग फोर्सेस कि यार मुझे कुछ अच्छा करना है लाइफ में, या खुद के जो मोटिवेशंस होते हैं उससे आप स्टडी कर सकते हो पर्सनैलिटी के। तो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा था कि मेरे और सोसाइटी के बीच की जो स्टडी है वो मेरी पर्सनैलिटी बताती है, वेरस कार्ल यंग ने बोला कि मेरे अंदर के ट्रेट्स और मेरे एस्पिरेशंस के बीच की स्टडी आपकी पर्सनैलिटी बता सकती है। तो एक जगह जो थर्ड पार्टी पे डिपेंड कर रहा था, मेरी सोसाइटी पे मेरी पर्सनैलिटी डिपेंड कर रही थी, यहाँ पर उन्होंने बोला कि खुद के एस्पिरेशंस, खुद के एम्स, जो अंदर डिजायर है, वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। साथ ही साथ में कार्ल यंग ने यह भी बोला कि देयर इज अ पूल और रिजर्वायर ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ये बहुत ही डीप टॉपिक है। ठीक है, सो आई अंडरस्टैंड दिस एज कि देयर इज अ रिजर्वायर ऑफ अनकॉन्शियसनेस, मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ठीक है, आपका नेचर कैसे बना है हमें नहीं पता, देयर इज अ यूनिवर्सल अनकॉन्शियसनेस जिससे बना है, और वो यूनिवर्सल अनकॉन्शियसनेस का कुछ हिस्सा हर किसी के अंदर है।
राइट। सो वो जो कुछ कुछ हिस्सा है अनकॉन्शियसनेस का आपके अंदर, एक पूल ऑफ रिजर्वायर ऑफ अनकॉन्शियसनेस के अंदर से दैट जनरेट्स, वो छोटा सा हिस्सा जो है दैट जनरेट्स योर पर्सनैलिटी. सो योर पर्सनैलिटी इज अ फ्रैक्शन ऑफ द बिगर पिक्चर और बिगर अनकॉन्शियसनेस. तो अगर इंसान को बहुत अच्छा कुछ लाइफ में करना है तो उसे सबसे पहले अपने अनकॉन्शियसनेस को पढ़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हर कुछ अवेलेबल है. आपके अनकॉन्शियस के अंदर पूरी दुनिया का, पूरी ब्रह्मांड का सारा नॉलेज अवेलेबल है. तो अगर आपने कोई तरीके ऐसे खोज लिए जिससे आप अपने अनकॉन्शियस को पढ़ना सीख जाओगे, दैट्स द रिजल्ट कि आप खुद को जान पाओगे. एंड अगर आपने थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा हो, अंडरस्टैंड किया हो थोड़ा सा, अगर आप स्पिरिचुअलिटी साइड में हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी इमारतें बनती थी, फॉर एग्जांपल कोणार्क टेम्पल बना है, या उड़ीसा में पुरी टेम्पल बना है, जगन्नाथपुरी टेम्पल, ये कैसे बना, ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? या कुछ लोग ऐसे लेटे हुए और उन्होंने ये बता दिया कि यार जो वर्ल्ड है, जो अर्थ है, वो गोल नहीं है, ओवल शेप है. इट्स ऑल बिकॉज दीज पीपल अंडरस्टूड to learn the unconsciousness, their unconsciousness, and that gives them fraction. पिरामिड कैसे बना, एक बहुत स्ट्रक्चर्ड, उसके पीछे साइंस है, लॉजिक, और आज तक साइंस उसको समझने की कोशिश कर रही है, राइट, जो अनकॉन्शियस ने बहुत पहले ही पढ़ लिया और समझ लिया था. दूसरी थ्योरी थी ऑप्टिमिज्म की, कैरन हॉर्नी ने. कैरन हॉर्नी जो सिगमंड फ्रॉइड के साथ काम कर चुकी थी, बट जहाँ सिगमंड फ्रॉइड ने बात की थी ऑन मेल पर्सपेक्टिव पे, वुमेन्स को उन्होंने इंफीरियर का दर्जा दिया था एक तरीके से, या जो भी एग्जाम्पल्स होते थे, जिस भी तरीके से होता था, वहाँ पर वुमेन्स को थोड़ा सा नीचे दिखाया गया था. तो जब हॉर्नी ने स्टडी किया तो उन्होंने ये बोला कि यार कोई भी पर्सनैलिटी जो है वो सेक्स ओरिएंटेड नहीं है, मतलब सेक्स मतलब जेंडर, ठीक है. तो सेक्स ओरिएंटेड नहीं है, जेंडर ओरिएंटेड नहीं है, तो फीमेल्स और मेल्स की पर्सनैलिटी आप सेम तरीके से जज कर सकते हो. दिस इज व्हाट शी सेड. तो और साथ ही साथ में उसने ये भी कहा कि यार वुमेन जो है, जो गर्ल्स हैं, जो लेडीज हैं, दे आर मोर अफेक्टेड बाय सोशल कल्चर. मतलब सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोशल कल्चर का ज्यादा इफेक्ट होता है रादर देन बायोलॉजिकल कल्चर. शी ऑल्सो सेड कि पर्सनैलिटी में जो वेरिएंस आता है वो खराब चाइल्डहुड के कारण भी आ सकता है, डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड के भी कारण आ सकता है. कई बार कई पेरेंट्स जानबूझ के या अनजाने में अपने बच्चों के साथ ऐसे बिहेवियर कर जाते हैं जिसके कारण से उनकी पूरी पर्सनैलिटी में इफेक्ट आता है और वो लॉन्ग टर्म भी हो जाती है. तो आपके चाइल्डहुड में आपके साथ क्या चीज़ें हुई थी वो भी बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है आपके और हमारे पर्सनैलिटी पे. दिस इज व्हाट शी आर्ग्यूड. इसके बाद आए एल्फ्रेड एडलर. सो एडलर ने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो, उनके लाइफ में एक गोल होता है, कि गोल ओरिएंटेड लाइफ होती है, और अगर आपको वो गोल समझ में आ जाए तो आपकी लाइफ की एक अलग डायरेक्शन होगी, एंड दैट्स हाउ योर पर्सनैलिटी कैन बी जज्ड. साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज फिल्ड विद सम गिल्ट और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि यार मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, इसमें अच्छा नहीं हूँ, ये मुझसे नहीं हो सकता. दो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या गिल्ट से एवरी ह्यूमन बीइंग इज कंसर्न विद. और अगर एक अच्छी ऑप्टिमल पर्सनैलिटी चाहिए तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें उस गिल्ट से बाहर आना पड़ेगा, उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आना पड़ेगा. सो व्हाट ही सेड इज कि पर्सनैलिटी को आप कैसे जज कर सकते हो, आप उसे जज कर सकते हो इंडिविजुअल के गोल्स से ओरिएंटेड करके. सो एवरी लाइफ हैज़ अ गोल, और अगर उस गोल की तरफ आप आगे बढ़ोगे आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपके गोल से एसोसिएटेड हो जाएगी. नेक्स्ट है एरिच फ्रॉम. एरिच फ्रॉम ने जो बोला कि यार इंडिविजुअल तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट एक अगर पर्सनैलिटी आपको किसी की पढ़नी है, समझनी है, तो आपको सोशली उस चीज़ को समझना पड़ेगा. ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल बीइंग्स, और अगर उसे समझना है तो सबसे पहले उनके रिलेशनशिप्स को समझना पड़ेगा. उनके रिलेशन में कौन कौन लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं, उसे समझना पड़ेगा. उन्होंने ये भी कहा कि पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है अबाउट विद आवर एक्सपीरियंसेस विद अदर्स. मतलब जब हम सोशलिटी या कल्चर में दूसरों के साथ जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके ऊपर आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है. ठीक है, ये फ्रॉम ने कहा. अगला एरिक्सन जो थे उन्होंने ज्यादा फोकस किया अबाउट रैशनल या कॉन्शियस ईगो के ऊपर. रैशनल मतलब जो आप तर्क वितर्क देते हो, तर्क जो है वो रैशनल हो गया. कॉन्शियस ईगो, जिसपे ईगो पे हम बात कर चुके हैं.
तो इन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी जो है वो आपकी रैशनल और कॉन्शियस ईगो पर कंप्लीटली डिपेंड करती है। सो ही सेड कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और उसके सेंटर पे आता है ईगो। ठीक है, तो अगर आपको आपकी लाइफ का पर्पस पता है तो आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी पर्सनैलिटी उसके इन एंड अराउंड घूमती रहेगी। तो सबसे पहले अपना एक गोल बना लो, गोल ओरिएंट कर लो और पूरी की पूरी पर्सनैलिटी जो है उस गोल से एसोसिएट हो जाएगी। ये कहा एरिक एरिक्सन। अब अगली हम बात करेंगे अबाउट क्रिटिसिज्म, जो साइको एनालिटिक थ्योरी या सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में आई थी। ये 4 चीज़ें हैं जो आप अपने बुक से पढ़ सकते हो, बहुत बेसिक सी है। पहला कि उन्होंने एक जो नंबर ऑफ पीपल जिनके ऊपर रिसर्च की थी वो अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उसका कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं निकाला जा सकता। दूसरा, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी थी वो केस बेस्ड स्टडी थी, केस स्टडी बेस्ड स्टडी थी, जिसको आज के दौर पर साइंटिफिक स्टडी नहीं की जा सकती है। तीसरा, जो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने बताया वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं थे, इसलिए उसकी कोई साइंटिफिक टेस्टिंग नहीं की जा सकती आज की डेट में। और फोर्थ, कि सिगमंड फ्रॉइड ने सारे थॉट प्रोसेस, पर्सनालिटी, जितनी भी जजमेंट की है वो मेंस के ऊपर की है और कंप्लीटली वुमेन का पर्सपेक्टिव को इग्नोर कर दिया है। ये कुछ क्रिटिसिज्म थे जो सिगमंड फ्रॉइड के साइको एनालिटिक अप्रोच में आए थे। सो ये तो हुई कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोडायनेमिक अप्रोच। अगले वीडियो में हम अदर अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।